नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ आपको विंडो में दिख रहे हैं बहुत सीनियर हम लोगों के भाऊ तोरसेकर, जिनकी हम लोग हर बार एक नई खबर के साथ आते हैं और उस पर एक नया एंगल सुनते हैं, समझते हैं और उसको आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं भाऊ जी के साथ कि किस तरह से एक बड़ा हल्ला हुआ कि भाई राहुल गांधी को अंदर नहीं जाने दिया और बहुत सारी उनकी पार्टियों ने बाकायदा ट्वीट किया, ये भी कहा कि साहब ये लोकतंत्र के लिए नया जो है और नीचे जाने की स्थिति है। फिर लोगों ने कहा कि भाई राहुल पर इतनी बात क्यों। फिर लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उनका अब गुस्सा जो कांग्रेसी है उनका जो ज्यादातर गुस्सा फूट रहा है, उनका गुस्सा अब सबसे ज्यादा फूट रहा है खुद शशि थरूर पर, अपने ही घर में अब्जू कि साहब वो क्यों गए। तो ये है क्या और क्या उनको जाने देना चाहिए था, क्या बुलाना चाहिए था सरकार को, इस पर बात करेंगे। भाऊ से समझेंगे कि भाऊ ये किस तरह की लाइन है। भाऊ आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाऊ ये राहुल गांधी वाला वो क्या मिलना चाहते थे, वो मतलब क्या बात करते, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार का ये कदम सही था? नहीं, ये बच्चों जैसी हरकतें, मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, मुझे खेलने को नहीं लेते। वो हम गली मोहल्ले में देखते हैं ना, बच्चे में झगड़ा होता है तो मुझे नहीं खेलने को साथ लेते, तो इससे झगड़ा करता है, फिर इसका बाप उसके बाप के पास जाएगा। इस बात ये है कि आपको अगर नहीं बुलाया तो क्यों नहीं बुलाए, ये सोचो ना। पहले सबसे पहले ये सोचना जरूरी कि अगर किया तो क्यों किया। और ये, हाँ ठीक है, एक प्रथा होती है, परंपरा होती है, प्रोटोकॉल होता है डेमोक्रेसी में कि कोई विदेशी मेहमान आते हैं तो उनको सत्ता पक्ष के अधिकारी मिलते हैं तो अपोजिशन से भी उनको मिलाना होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें आपको मिलना है और इसलिए मिलाना चाहिए, तो नेता विपक्ष की जो जिम्मेदारी है। क्या राहुल कभी विपक्ष का नेता होकर जो जिम्मेदारियां है कॉन्स्टिट्यूशनली है, प्रोटोकॉल में है, आप करते हो। आप चीफ जस्टिस का शपथ विधि था, उपराष्ट्रपति का शपथ विधि था, या 15 अगस्त लाल किले के लिए प्रोग्राम था, क्या राहुल गांधी वहां गए थे? बुलाया था ना। बुलाकर भी आपको इनविटेशन है, आपकी सीट वहां बुक्ड है, आप नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये जिम्मेदारी नहीं बनती? हाँ, आप इनवाइट करो, हम मेहरबान हो गए तो आ जाएंगे, इस ढंग से नहीं चलता। देखो, आपको कोई पुरस्कार मिलने वाला है तो उसके पहले आपको सूचित किया जाता है कि भाई इस साल ये पुरस्कार है, हमारी कमेटी ने तय किया है कि भाई धीरेन्द्र पुंडीर को देना है। तो धीरेन्द्र पुंडीर से पहली बात होती है ना कि भाई ऐसा ऐसा हमारे कमेटी ने तय किया, क्या आप स्वीकार करेंगे? अगर आप ना बोले तो दूसरे का नाम चुनते हैं, क्योंकि पुरस्कार का इंसल्ट, अपमान नहीं होना चाहिए। अगर राहुल गांधी को बुलाना है और वो आने वाले हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिए जगह जगह, जो मैंने अभी 3 तो घटनाएं बोल दी, वहां वो पहुंचे नहीं जहां उनकी सीट रखी थी, जो प्रोटोकॉल है। अब देखो, उपराष्ट्रपति का जो शपथ विधि था उसमें जिनको इस्तीफा देना पड़ा, जगदीप धनखड़, वो भी पहुंच गए थे पूर्व उपराष्ट्रपति करके, लेकिन राहुल गांधी नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसका कोई जवाब है? कभी इन लोगों ने जो आज बवाल खड़ा कर रहे हैं उन्होंने बताया? ये एक बोलते कि अरे डेमोक्रेसी ने हमको ये अधिकार दिया है, डेमोक्रेसी ने वो दिया है। डेमोक्रेसी ने जिम्मेदारी भी दी है। अगर प्रधानमंत्री और उनकी गवर्नमेंट को सरकार ने संवैधानिक अधिकार के तहत अपोजिशन लीडर को आमंत्रित करने का जिम्मेदारी दी है, तो अपोजिशन लीडर को भी जिम्मेदारी दी है, वो बिल्कुल जिम्मेदारी से और सभ्यता से पेश आए। क्या राहुल गांधी पेश आते हैं? इनका क्या भरोसा है? इनका क्या भरोसा है? ये मछली पकड़ने जाएंगे और अचानक इनके साथी भी अचंभित हो जाते, ये तो पानी में डुबकी मार देते। उनके सिक्योरिटी का दौड़ना शुरू हो जाता है, अरे क्या करे।
यानी बिल्कुल एक छोटा शरारती बच्चा घर में होता है, इस ढंग से अगर राहुल गांधी बर्ताव करेंगे तो कोई शरारती बच्चा आकर एलओपी पर बैठ जाएगा, एलओपी सीट पर बैठ जाएगा। ये तो संविधानकारों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा होगा कि कांग्रेस पार्टी का ऐसा लीडर बनेगा जो बचकानी हरकत करेगा, ये नहीं सोचा था। लेकिन जो संविधान के भी ऊपर है वो जनता है, और इसलिए अगर संविधान में गलती रह गई है, अगर वो पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय अगर वो दुरुस्त नहीं करेगी तो जनता को वो चीज हाथ में लेनी पड़ती है। जनता ने इनको अपोजिशन में बिठाया है, सत्ता पर नहीं ला रही है जनता। इसका कारण समझो, बिल्कुल आसान तरीके से बोल देता हूं आपको। जनता संविधान से भी ऊपर जनता है, ये मैं क्यों बोलता हूं ये आप समझ लो। मैं बिल्कुल आसान एक आपके उदाहरण आपको देता हूं। हम बच्चा 4-5 साल का हो गया तो स्कूल में डालते हैं। अगर बच्चे की कंप्लेंट आती है कि हमको ढंग से पढ़ाते नहीं है, ये नहीं है, ये टीचर सताता है, या स्कूल में सही काम नहीं हो रहा है, तो हम जाते हैं, हम हेड मास्टर हो उससे बात करते हैं। अगर वो सुनेंगे नहीं तो हम स्कूल से अपने बच्चे का दाखला निकाल लेते हैं, बच्चे को शुल्क के निकालते हैं। हमने बच्चा स्कूल में डाला है, इसका मतलब उसकी ओनरशिप स्कूल को नहीं दी है। अगर हमने डेमोक्रेसी चुने हुए लोगों के हाथ में दी है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये डेमोक्रेसी के मालिक बन गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई लीडर बचकानी हरकत करेगा तो उसको निकाल बाहर करना या उसकी औकात दिखाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम जनता की होती है, संविधान से भी ऊपर होती है। और इसलिए लगातार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर रखा है जनता ने। तो जनता क्या कर रही है सोचो, मोदी क्या कर रहे, राहुल गांधी क्या कर रहे, और किसी को क्या करना है, इस पर बात मत करो। जनता क्या कर रही है? जनता राहुल गांधी को उस कुर्सी से दूर इसलिए रख रही है कि जनता को पता है ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार इंसान है, इसके हाथ में सरकार और अधिकार चले गए तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए ही अब देखिए, आपको याद होगा पार्लियामेंट में पहली टर्म मोदी की थी तो ये अचानक उठे और जाके मोदी के गले पड़े थे, याद है आपको? जी याद है। तो जो स्पीकर थी उस स्पीकर ने इनको कान पकड़ा था इनका कि ये तरीका नहीं है, ये प्रोटोकॉल नहीं है, आप प्रधानमंत्री के इतने नजदीक जाकर उनकी इच्छा ना होते हुए गले नहीं मिल सकते। अगर समझो कल ये पुतिन के समय इनको बुलाया होता और ये जाकर डायरेक्टली पुतिन की सिक्योरिटी गई जन्नम में, ये उसके गले मिलने जाते तो क्या होता? पूरी भारत सरकार की, भारत की इज्जत चली जाती। तो इसलिए इनको उस भोज से दूर रखा गया। और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल समझते हैं, सभ्यता शिष्टाचार समझते हैं, ऐसे शशि थरूर को बुलाया था कि कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कांग्रेस का कोई बच्चा यहां नहीं आएगा। समझे आप क्या हुआ था? अब ये जिनको समझना है वो समझे, ना समझे वो अनाड़ी है। हम क्या करेंगे? हम उनको नहीं समझाएंगे, जरूरत नहीं है। अच्छा, लोगों ने कहा कि बड़ी वो उनका जिस तरह से अपमान किया गया है, कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी का अपमान किया गया है साहब, इसका जनता जवाब देगी। ये सवाल उनको अपमान लग रहा है जनता का। वो कह रहे कि अपमान का जवाब जनता देगी, बेइज्जत किया है मोदी जी ने उनको। हाँ, बेइज्जत करने के लिए तो मोदी को चुना है ना। मैंने अगर मोदी और बीजेपी को वोट दिया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, तो हमारी सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी मांग क्या है कि राहुल गांधी को, गांधी परिवार को जगह जगह अपमानित करो। ये हमारी सबसे पहली मांग है वोटर की, कि ये परिवार अगर देश को अपनी जागीर समझ रहा है
तो उसको जमीन पर लाना जरूरी है। और जमीन पर लाने की सबसे पहली आसान तरीका ये होता है कि उसको औकात दिखाओ। अगर हम बुलाएंगे तो ही न्योता देंगे तो ही तुम आ सकते हो, वरना ये जगह ऐसी है कि वहां तुम आ गए घुस गए ऐसा नहीं आ सकते। तुम गांधी हो, राजीव गांधी के, सोनिया गांधी के बेटे हो या इंदिरा जी के पोते हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ मोदी सरकार न्योता नहीं देगी तो आपको आने की इजाजत नहीं है जब तक मोदी प्रधानमंत्री है। और जब तक ये जनता चाहती है तब तक मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। और जनता ने मोदी को इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया कि गांधी परिवार को हर जगह जगह जहां अवसर हो वहां अपमानित करो। मैं मानता हूं ये, और ये मैं बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूं। क्यों लोगों ने, देखो और सारी बातें होती है, और सारी बातें होती है। देखो हम होटल में जाते हैं तो कुछ खाना मंगवाना है हमको, तो पानी का गिलास वो अपने आप जाकर रख देता है। या और कोई चीज है, भाई ये टूथपेस्ट ले लो, इस पर ये साबुन फ्री है। तो बाकी चीजें इंफ्रा वगैरह, रोड बनाने हैं, कोई एयरपोर्ट बनाना है, वो तो है ही। लेकिन उसके साथ साथ गांधी परिवार को अपमानित करना ये भी एक उसका मोदी की तीसरे बार चुनकर आने का कारण है। लोग चाहते ये परिवार अपमानित हो जिसने सलाह हमेशा 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 हर जगह इन्होंने देश की जनता का, देश की स्वतंत्रता का अपमान किया है। तो अगर मोदी को लोगों का वोट चाहिए तो राहुल गांधी को अपमानित करना पड़ेगा, उनको अगला चुनाव जीतना है। बात सीधी है। अगर आप समझते हो कि मोदी को अपमानित करके, बीजेपी को गाली देके, मोदी की मां को गाली देकर आपको वोट मिलने वाले हैं, तो मोदी का भी ये मानना है कि जितना इनको अपमानित करूंगा उतने वोट मुझे मिलेंगे। तो मोदी सरकार ने सही काम किया है। दिस इज पॉलिटिक्स। आपने कौन सा सम्मानित किया है मोदी को आज तक कि मोदी आपको सम्मानित करे? देखो एक बात होती है, आप चल रहे रास्ते से और सामने से कोई बाघ आता है, शेर आता है, तो रुक जाता है अचानक, आप भी रुक जाते हो। क्यों? ये अलग जानवर है, हम अलग प्राणी हैं, तो एक दूसरे में विश्वास नहीं होता। लेकिन सामने से एक इंसान आ रहा है, आप जा रहे हो, तो आप चलते रहोगे, पहचान का हो ना हो, लेकिन वो तो इंसान दिख रहा है मेरे जैसा। ये विश्वास की सबसे पहली कड़ी होती है। राहुल गांधी अगर सामने से आ रहा है तो कोई भी पहले रुक जाता है कि ये कौन सा जानवर है। ये आप समझ लो। आप भरोसा नहीं दे सकते कि राहुल गांधी सामने से आ गया, अचानक क्या करेगा। तो ये बात समझना जरूरी है कि राहुल गांधी को अपमानित करने के लिए ही मोदी जी को जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, क्योंकि जनता चाहती है कि ये लगातार देश का और आम जनता का अगर अपमान करेंगे तो इनका अपमान होना जरूरी है। और इसीलिए कौन अपमान कर सकता है, अच्छे तरीके से कर सकता है, औकात दिखा सकता है, तो वो अगर नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। पुतिन वगैरह बात अलग है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पुतिन को राष्ट्रपति भवन में भोज देना वगैरह उसका न्योता वगैरह बात छोड़ो, हर चीज हर जगह राहुल गांधी अपमानित होना जरूरी है। ये 2014, 2019 और 2024 की प्रायोरिटी की बात है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये इंसान ने, उनके ही पार्टी का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उन्होंने एक अध्यादेश पास किया था और न्यूयॉर्क गए थे, याद है आपको? जी याद है, प्रेस क्लब में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वो कागज फाड़ दिया था। किसको अपमानित किया था? भारत सरकार को। जो भारत सरकार संविधान से बनी है वो उनकी ही पार्टी की थी। पूरे मंत्रिमंडल को इन्होंने अपमानित किया है। तो अपमान देश का हुआ है, सिर्फ मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी नहीं। और वहां से न्यूयॉर्क से मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी को फोन किया था, यहां लोग मुझे छी छू कर रहे। तो ऐसे इंसान का
हर जगह अपमान हो। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी को लोगों ने सिंगल पार्टी मेजॉरिटी 2014 में दी है, और तीसरी टर्म में मोदी तीसरे कार्यकाल में आए तो सबसे टॉप एजेंडा जो है वो राहुल गांधी और गांधी परिवार को अपमानित करना मोदी जी कर रहे। जो जो वोट मिला है उससे, उस आधार पर निष्ठा से मोदी काम कर रहे हैं, और वो काम है राहुल गांधी और गांधी परिवार को अपमानित करना। जी, आपने बहुत अलग बात कही है भाऊ, क्योंकि इस तरह से इतनी क्लैरिटी से वोट को समझना बड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों को लग रहा कि सिर्फ काम करना, हिंदूवाद का एजेंडा, ये सब उनका है। लेकिन ये एकदम इस तरह से है कि नहीं, गांधी परिवार जिसने इस तरह से लोकतंत्र की मर्यादाओं को अपमानित किया है, ये एक जनता के अंदर की एक इच्छा ये भी है, और ये बड़ी प्रबल इच्छा है कि उसका जवाब मोदी दे। ये आप नहीं होती है। अब मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। देखो, पाकिस्तान को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ठोका, अफगानिस्तान भी खुश हो गया ना। उसमें अफगानिस्तान का मामला क्या था? लेकिन पाकिस्तान का अपमान हो, ये अफगानिस्तान की भी इच्छा है। अगर क्रिकेट की मैच में पाकिस्तान हार जाता है और समझो श्रीलंका ने हराया, तो भी हमारे यहाँ के लोग खुश हो जाते, क्योंकि पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान का अपमान हो गया, पाकिस्तान के जो अहंकारी क्रिकेटर्स है उनका अपमान हो गया, तो हम तो खुश हो जाते। तो राहुल गांधी का अपमान इस देश के देश प्रेमी जनता की सबसे बड़ी मांग है, तो वो तो खुश हो जाएंगे, और मोदी जी उनको खुश करेंगे तो ही मोदी को वोट मिलेंगे। मोदी पॉलिटिक्स में है, उनको प्रधानमंत्री बनना है, अपनी पार्टी को जितवाना है, सरकार बनानी है, तो वोट चाहिए। और अगर राहुल को और परिवार को अपमानित करके कुछ मिलने वाला है वोट, तो मोदी जरूर करेंगे, उनको करना ही चाहिए। जी, एक भाऊ, जो ये जिस दिन ये सब चल रहा था उसी दिन सोनिया गांधी जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया का शुभारंभ कर रही थी, और वो कह रही है कि नेहरू को अपमानित, विकृत, नीचा दिखाने का, ये बदनाम करने का व्यवस्थित प्रयास कर रही है ये पार्टी, और ये इतिहास को फिर लिखने की ओछी कोशिश कर रही है। ये सेम डे है, जो जिस दिन ये सब चल रहा था उसी समय ये भी चल रहा था। ये क्या कोशिश है, उनको क्या लग रहा है? नहीं, ये प्रयास कहाँ है? ये प्री प्लान परफेक्टली इंप्लीमेंटेड योजना है, प्रयास नहीं है, बिल्कुल प्रयास नहीं है। इसके लिए प्लानिंग है, उनको अपमानित करेंगे ही। जिसने कश्मीर के टुकड़े किए, जिसने इस देश के टुकड़े किए, लद्दाख का एक बड़ा तिब्बत का हिस्सा चला गया, ये सब क्या था? उनको क्या सम्मानित करेंगे? जब तुम्हारी सरकार थी तो किया है, वो गलती तो सुधारनी पड़ेगी ना, गलती तो सुधारनी पड़ती है, और जनता सुधारती है। उस वक्त जनता इतनी ताकतवर नहीं थी, हमारा गणतंत्र हो, चुनाव हो, इतने ताकतवर नहीं थे। आज ताकतवर है तो पूरा बदला लेंगे। अरे हमारी परंपरा क्या है? दादा का बदला पोता लेता है ना, हमारे देश की यह परंपरा है। और महाराणा का बदला शिवाजी महाराज लेते हैं, ये हमारी परंपरा है। तो नेहरू का नीचा दिखाना जरूरी भी है ना। ये अगर वाजपेयी ने नहीं किया, आडवाणी ने नहीं किया, तो मोदी करेगा। अगर मोदी से कुछ बच गया तो योगी करेगा, योगी है तो देवेंद्र फडणवीस करेगा। एक जगह नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने देश का जितना नुकसान किया है उतना ब्रिटिशों ने भी नहीं किया है, तो इनका अपमान होना चाहिए। और इसलिए प्रयास नहीं हो रहे, पूरी ताकत लगा के काम हो रहा है, इसको प्रयास नहीं करते। सिर्फ अपमानित नहीं किया जाता, अपमान दिखाई दे, इसके भी कोशिश मोदी और बीजेपी करती है। अब ये गधे, इनको समझ में नहीं आ रहा तो बीजेपी क्या करे? आपको नहीं जाना चाहिए, आपको अपमानित। अब दूसरी बात यह है कि आप अपमान ढूंढते रहते हो। आपको बुलाया होता और आप नहीं जाते। जब लाल किले का समारोह था आप नहीं आए, राष्ट्रपति भवन में शपथ विधि था आप नहीं गए, तो आपने अपमानित नहीं किया?
न्योता आपको भेजा जाता है और आप हाजिर नहीं होते। वो कोई नोटिस नहीं है, वारंट नहीं था, न्योता था। आप न्योता का अपमान करते हो तब आपको न्योता भेजना बंद करना पड़ता है। उसको अपमान नहीं करते। एक तरीके से जो न्योता होता है, आमंत्रण होता है, उसका सम्मान रखा गया है। कैसे नालायक इंसान को न्योता मत भेजो कि जो न्योते का अपमान करेगा। और दूसरी बात तो मैंने कही कि आकर अचानक लाइन से घुसकर पुतिन को गले मिलने पहुंचे, आलिंगन देने पहुंचे, तो क्या करेंगे सिक्योरिटी का? कोई रास्ते पर की बात नहीं, प्रेसिडेंट हाउस था, राष्ट्रपति भवन की बात है। ये क्या मखाना का खेत चलने वाली तालाब की बात नहीं है कि कहां उड़े डुबकी मार ली या स्टेज पर चढ़ के पुशअप कर दिए। तो अपमानित किया ही है और करना जरूरी भी था, तो किया है। और अपमान बहुत झेलने, अभी से कहां रो रहे हो? अच्छा भाऊ, बहुत दिन से आपके पसंदीदा जो हम लोगों ने, जिनको आपने इतने दिन तक समझा, मतलब हम लोग तो खैर बहुत ही जूनियर हैं, लेकिन उन तमाम को शरद पवार साहब जो है या दूसरे तमाम लोग आजकल वो साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। वो राहुल गांधी को उस तरह से या कांग्रेस को उस तरह से दिख नहीं रहे हैं। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने उसके लिए कुछ कहा नहीं, जैसे कोई और पार्टी की तरफ से भी कुछ आना चाहिए था। अगर आपको लग रहा है, चलिए आपके सहयोगी हैं, प्रोटोकॉल टूटा है, तमाम चीजें, तो आपको भी आपकी तरफ से कोई आवाज आनी चाहिए थी। ऐसी कोई आवाज आनी नहीं है। और कल वंदे मातरम पे चर्चा भी होनी है। इन सब में क्या रहने वाला है? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आंखें खुल रही है जो उनके साथ है। उनके समझ में आ रहा है कि ये इंसान का मतलब नुकसान है। ये इंसान का मुझे, इसलिए मैंने आपको इसके पहले बोलते हुए MTNL BSNL का नाम लिया था। आपको याद है? एक समय था हमारा 20-25-30 साल पीछे जाओ, अरे घर में लैंडलाइन चाहिए तो 10-10 साल हम एडवांस पैसा देकर रखते थे, फोन नहीं मिलता था। आज वो फ्री में दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, सहूलियत दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं ले रहा है। तो राहुल गांधी वैसे ही आउटडेटेड हो गए, कांग्रेस आउटडेटेड हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक मित्र दल भी इनसे भाग जाएगा। भाई नको, माफ करना, ये बोलेंगे फ्री में आता हूं, फ्री में आता हूं। एक सीट का बंटवारा तो छोड़ो, कांग्रेस बिना शर्त आपको फुल सपोर्ट करती है तो भी हाथ जोड़ेंगे, भैया मत दो। अगर अखिलेश के पूरे 403 सीटें अखिलेश लड़ना चाहता है तो कांग्रेस बोलेगी हमको एक भी सीट नहीं चाहिए। राहुल बोलेगा कि हम सब सीटों पर आपको सपोर्ट करते हैं, तो भी अखिलेश हाथ जोड़कर बोलेगा मेहरबानी करो, पब्लिक स्टेटमेंट ऐसा मत दो कि कांग्रेस का समाजवादी को सपोर्ट है, क्योंकि उससे भी हम डूब जाएंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक पार्टियों को, मित्र दल जो इंडी अलायंस में थे, उनको समझ में आ रहा है इसके साथ जाएंगे तो डूबेंगे। महाराष्ट्र में तो खुद शरद पवार की हालत हो गई, अब आरजेडी की हो गई है। ममता तो को इनको अपने सीढ़ी पर चढ़ने नहीं देती, पायदान पर चढ़ने नहीं देती। तो बात साफ है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है। कांग्रेस जिसको एसेट समझती है वो लाइबिलिटी है, वो बोझ है। इसको साथ ले लो, आपका नुकसान अपने आप हो जाएगा। और मुझे याद है 2 साल पहले मैं जयपुर डायलॉग में था, उधर किसी डिस्कशन में मैंने बोला था राहुल गांधी को वो बरसात की रात फिल्म का कव्वाली का गाना बहुत प्यारा है, जो दवा के नाम पे जहर दे उसे चारा घर की तलाश है, मेरे नामुराद जुनून का है इलाज कोई तो मौत है। कांग्रेस की हालत राहुल गांधी ने मौत की तरफ जाने वाली कर दी है। इतना जुनून है, मेरे नामुराद जुनून का इलाज कोई तो मौत है। ये कहां तक ले जाएगा इसको?
जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, टारगेट नहीं है, ऐसा जो जुनून होता है वो आपको कहां लेकर जाता है? मौत की तरफ लेकर जाता है। तो कांग्रेस मौत की तरफ दौड़ रही है, तो इसके साथ जाएगा तो कौन जाएगा? वो बोलेगा भैया तू जा, हमारा हाथ छोड़ दे पहले, या तो हम तेरा हाथ छोड़ दे। तो एक एक छोड़ने लगे। तेजस्वी जिस अनुभव से गया है, उसके बाद अखिलेश की अकल ठिकाने आई है, और अखिलेश ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि स्थानीय इकाई का चुनाव हम अपने अपने लड़ेंगे। तो 2 साल के बाद जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, उसमें क्या होगा तो आपको पता है। महाराष्ट्र में वही हो रहा है। राहुल इतना कंगाल और नंगा करके छोड़ेगा, जैसे मुनीर और शाहबाज ने पाकिस्तान की हालत की है, वैसे इंडी अलायंस के दोस्तों की हालत करके ही राहुल गांधी रुकेंगे। अरे भाऊ, एक और सवाल है, वो चर्चा बहुत चल रही है, इसीलिए मुझे आपको देखना है। लोग, बहुत सारे लोगों ने देखा कि वहां उसने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, 2 लाख लोग पहुंच गए, टीएमसी ने उसको बाहर निकाल दिया था, लेकिन लोग कहने लगे कि ये राहुल गांधी इसको ले लेगा अपनी तरफ, राहुल गांधी को वो बढ़िया मिल जाएगा। इस तरह की भी चर्चा हो रही कि राहुल गांधी उसको लेंगे। लेकिन वहां उस नींव का कोई अर्थ आपको लगता है? बंगाल में चूंकि चुनाव का है, आपके साथ चर्चा में ये हिस्सा हमेशा जुड़ता है, और हम लोग जो आने वाले चुनाव होते हैं उन पे आपसे जरूर रोशनी डलवाना चाहते हैं। तो ये, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि बाबरी के नाम से कोई मस्जिद उसने वहां बना दी और उसमें 2 लाख लोग जुट गए, तो वो वोट में बदलेंगे, जबकि टीएमसी को तो कंप्लीट वोट मिलता है मुसलमान वोटों का। तो ये सब क्या है, इससे क्या असर होगा चुनाव पे अगर आने वाले समय में देखें? मैं मानता हूं कि ममता डरी हुई है, जिस ढंग से बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग रहे हैं, और जिस ढंग से हिंदू पोलराइजेशन और कंसोलिडेशन हो रहा है, उससे ममता डरी हुई है। इसलिए ममता ने ही इसको पॉपअप किया कि भाई तू ये उठाकर तुझे मैं सस्पेंड कर दूंगी। ये सब ड्रामा है। अगर 2 लाख लोग कुछ ईंट वगैरह लेकर पहुंचे हैं, तो ये ममता के इच्छा के बिना नहीं होगा, क्योंकि ममता दिखाना चाहती है कि मैं इनसे अलग हूं, ये मेरे मुस्लिम नहीं है। ये हिंदुओं को दिखाने की ममता की कोशिश है, और इसका कारण साफ है, ममता डर गई है। आपको याद है, मैं 2-3 महीने से लगातार बोल रहा हूं अलग अलग पॉडकास्ट में कि अगर ममता ड्रामा करेगी, एसआईआर पर दंगा फसाद होगा, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये 3-4 महीने हो गए, तब लोगों को सच नहीं लग रहा था। हाँ, मैंने एक बोला था कि जब तक बिहार का चुनाव है तब तक नहीं लगेगा, लेकिन बिहार का चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। अमित शाह डटकर बैठे हैं कि मुझे तुम एक रीजन दे दो, मैं तुमको उड़ा दूंगा, फिर चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, अमित शाह को परवाह नहीं। तो ममता अब क्या बोल रही है, मैं अमित शाह के जाल में फंसने वाली नहीं हूं। तो जाल है, ये तो मान लिया, अमित शाह का जाल है, और चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है वो अमित शाह की इच्छा अनुसार कर रहा है, यानी उस योजना के तहत कर रहा है कि जिस योजना के तहत ममता एक्साइट हो जाए और कुछ रीजन दे दे प्रेसिडेंट रूल लगाने की। तो अब एसआईआर होने को तो कोई बात नहीं, ये नहीं, मैं इनके लिए कारण नहीं दूंगी वगैरह बोल रही। ममता बैकफुट पर जाने की ये शुरुआत है। अब 1 कदम गई है और 10 कदम जाएगी, प्रतीक्षा करो। एक बात होती है ना कि हमारे यहाँ जो हमको सुनने वाले हैं, हिंदुत्ववादी है, वो उतावले बहुत होते हैं, बहुत उतावले होते हैं कि फटाफट उनको संजय राउत जैसे जवाब चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं है। हम मानते हैं कि कुछ चीजें होती है आहिस्ता आहिस्ता, वो बोलते हैं ना, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे जी। तो मोदी साहब उस ढंग से जाते हैं, उस ढंग से जाते हैं। तो ममता के लिए ये ट्रैप था एसआईआर, जो बिहार के लिए बेसिकली था ही नहीं। शुरुआत बिहार में करके
उसका कोर्ट में पूरा ट्रायल करके फिर 12 राज्यों में लगाया। उसका कारण समझो ना। अगर महाराष्ट्र में अभी ये छोटे इकाइयों के चुनाव हो रहे, उसके पहले नहीं हुआ तो बिहार में करने की क्या जरूरत थी? तो बिहार में ट्रायल रन था। जाओ, किसको कोर्ट जाना है कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, फिर भी चुनाव आयोग डटकर खड़ा रहा। और अगर हो गया तो उसके बाद 12 राज्यों में डिक्लेयर कर दिया, उसमें एक बंगाल है। तो ये पूरा तय किया हुआ प्लान है। और अभी अभी ममता के समझ में आ रहा है कि एसआईआर के बारे में जाकर जो किया वो गलती है, वो गलती संभालनी चाहिए। और हिंदू कंसोलिडेट हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये हुमायूं कबीर को आगे किया गया, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अरे बाबरी, क्या तुम अपना घर बनाओ और उसको जन्मभूमि मंदिर नाम दो, इसलिए तुम्हारा घर कोई जन्मभूमि मंदिर नहीं होता। एक बात समझ लो, बाबरी मस्जिद, हाँ एक बात है कि ये हुमायूं है और अपने बाप को बाबर मानता है तो बात अलग है, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं था। लेकिन इसने मस्जिद बनाई और उसको बाबरी मान दिया, तो उससे कोई कुछ निकलने वाला नहीं। और वो बनेगी आगे नहीं बनेगी, उसको तो सालों लगते हैं सब बिल्डिंग बनाने में, वो छोड़ दो, उससे कुछ नहीं। वो सब चुनाव के लिए ड्रामा चल रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसका मतलब हम ये देखें कि अगर वो डर रही हैं तो वो कोई और भी इस तरह का कदम उठा सकती हैं कि जिसमें ये लगे कि भाई कंसोलिडेशन का, जैसे अब तो हिंदू वोट बचाना चाह रही है, तो ये हिंदू वोट, मतलब आपको लगता है कि हिंदू वोट इस ट्रैप में इस बार आएगा? क्योंकि पिछली बार तो महिला करके बहुत ज्यादा लास्ट में उन्होंने अपने आप को, बेचारे बंगाल और उस सबको, उन्होंने पहले बांग्ला भाषा भी बोला, मुझे लग रहा वो भी काम नहीं किया। अभी आपने देखा उन्होंने दुर्गा पूजा के लिए 85,000 से 1,10,000 किया, लेकिन वहां वो गवा दिया कि काबा इज इन माई हार्ट, मतलब जो पूजा हो रही है दुर्गा की और गीत गवाए जा रही है। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी कोई इस तरह का कदम उठाए और उससे वोट जो इस बार कंसोलिडेशन दिख रहा है हिंदू वोटों का, उसके लिए कोई कदम आपको लगता है इस समय चेंज कर सकता है, या लोगों ने तय कर लिया कि इस बार करना क्या है? ममता ने जो गलतियां करनी थी कर ली है, कर ली है। आपको अगर बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या होता है, निगेटिविटी बहुत होती है। अरे पिछले बार तो 200 पार बोले थे, क्या हुआ, 100 पार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि निगेटिविटी दिमाग में भरी है। आपको हमेशा कुछ चीजें समझने के लिए अगली पिछली बातें देखनी पड़ती। ममता दीदी 2011 में चुनकर आई, उसके पहले 2006 का चुनाव हुआ था। 2006 के चुनाव में 2001 के चुनाव से भी ममता की सीटें कम हो गई थी, कुछ 60-65 थी, वो घटकर 30-32 तक आ गई थी। और अगले 5 साल में बम्पर कांग्रेस के साथ गई और खुद की मेजोरिटी लेकर आई। तो ये जो फर्क होता है वो समझना चाहिए। लोग जब एक सिस्टम में होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टटोल कर उसके साथ आ जाते हैं। देखते हैं तो अगर 3 से 77 तक बीजेपी पहुंची पिछले चुनाव में, तो उसको टटोल कर देखना कहते। देखते हैं क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो 5,000 से ज्यादा हिंदू परिवारों को भागना पड़ा था आसाम पिछले चुनाव में, वापस तो आ गए, सेटल हो गए, 5 साल और निकल गए। अब वो डर कम हो गया, तो इस बार ज्यादा ताकत से हिंदू बाहर निकलेगा, बोलेगा। आज इतना आसान नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स घूम रहे बंगाल में और ये भागने वाले और एसआईआर पर काम करने वालों से बात कर रहे, उन पर गुंडागर्दी नहीं हो रही है। आप देखो इसमें फर्क, वहां का हिंदू बोलने लगा है, ये छोटी बात नहीं होती। हाँ, आपके दिमाग में निगेटिव तो नहीं होगा रे, क्या होगा रे, चलता है रे, ये सोचने वाले बहुत है। उनको लगता है कि बदल तो होना चाहिए, बदलाव परिवर्तन तो चाहिए, लेकिन वो पुण्य करे और मेरे थाली में परोसे, मैं कुछ करने वाला नहीं, ऐसा नहीं होता। और आप
डरे हुए निगेटिव हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपके बाजू वाला क्या करना चाहता है। तो बात साफ है, बहुत कुछ होने जा रहा है। सब बातें आज जो है जानकारी वो भी बोलना गलत होगा, क्योंकि जो दुश्मन होते हैं वो ज्यादा समझ पाते हैं, हमारे फॉलोअर कम समझ पाते हैं। तो इसलिए जो जो कुछ हो रहा है हमको समझ रहा है, हमारे पास जानकारी आ रही है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर सामने वाले जाग जाएंगे तो वो प्लान डैमेज होता है। हमारे हमारे सपोर्टर उनको ना समझे कोई बात नहीं, लेकिन प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए। तो दिखाने के लिए क्या है वो बात छोड़ दो, क्या हो रहा है देखो। और अगर जिनको इतनी ही चाहत है तो जाओ खुद ढूंढो, अपने आसपास क्या चल रहा है ढूंढो, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, आरएसएस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, और चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, बीएसएफ क्या कर रही है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये अजीत अंजुम को सुनेंगे, पुण्य प्रसून वाजपेयी को सुनेंगे और हमारे यहाँ आकर हमको सवाल पूछेंगे। अरे 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 पुण्य प्रसून वाजपेयी की पतलून में ये हो गई है, जरा साफ करके दे दो, ये हमारे पास आएंगे। तो उसको सुनते क्यों? मत सुनो, खुद जाके ढूंढो जी। तो बहुत कुछ हो रहा है। और इसलिए मैंने कल ही संजय दीक्षित के प्रोग्राम में बोल दिया कि मैंने अभी से प्रेडिक्ट किया है कि बंगाल में बीजेपी इस वक्त 150 से आगे सीटें लेकर जाएगी। ये लिख के रखो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, 5 महीने बाकी है, ये मेरी भविष्यवाणी है। आप यहां भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, आगे कितनी जाएगी? हाँ, आप यहां भी फिर ये बता रहे हैं कि 150 है, इसका कारण? हाँ, अभी जो मेरा अंदाज है, जो चीजें मैं देख रहा हूँ, मेरे पास जानकारी आ रही है, जो कार्रवाइयां चल रही है, वो देखकर मैं बोल रहा हूँ 150 सीटें आ जाएगी, 150 सीटें आ जाएगी। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता माहौल बदल जाता है। जैसे आपको मालूम है कि मैं जयपुर में था, उसके पहले 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि बिहार में 150-160 हो जाएगी, लेकिन सेकंड राउंड होते होते मैं 175 प्लस पर आ गया। और जिस दिन क्या बोलते हैं उसको, एग्जिट पोल आ गए, उस दिन तो मैंने 200 तक लेके गया था मैं। आपने तो खुद मेरे प्रोग्राम में बोला, वैसे माहौल बदलता है वैसे अंदाज बदलता है। आपने तो भाऊ खुद मेरे प्रोग्राम में काउंटिंग से 3 दिन पहले आपने कहा था कि बीजेपी को 200 से ऊपर मिलेगी और कांग्रेस दाही पार नहीं करेगी। ये आपने बहुत जोर के साथ कहा था, दर्शक चाहे तो वो जाकर देख सकते हैं। तो इस बार आप जो देखते हैं उस पर, इस बार आप जो बंगाल माहौल है जी, आज जो माहौल है उस पर मैं बोल रहा हूँ। तो और ये माहौल में नीचे जाने वाला नहीं है, ये माहौल उल्टी तरफ जाने वाला नहीं, इसलिए मैं 150 पक्का बोल रहा हूँ। हाँ, ये माहौल और जोर शोर से आगे जाएगा तो फिर 160, 170 वगैरह वगैरह तक जा सकते हैं, लेकिन 150 के नीचे नहीं आए। आज जो सिचुएशन है, अगर वैसी ही रही, ममता दीदी ने कोई गलती नहीं की, तो वो बीजेपी को 150 पर रोक सकती है, 150 पर रोक सकती है, मैं बोल रहा हूं। गलती की तो बीजेपी आगे निकल जाएगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, खुद ममता भूल गई है कि 2011 में वो किस ढंग से चुनाव जीत कर आई, क्यों जीत कर आई, किसने सपनों में देखा था? ममता दीदी बुद्धदेव भट्टाचार्य को हराएगी, किसी ने सपनों में देखा था? चीफ मिनिस्टर अपने चुनाव में हार गया, अपने चुनाव क्षेत्र में, और ममता दीदी अकेले का मेजॉरिटी लेकर आई। हाँ, उसके साथ बीजेपी कांग्रेस सीट बंटवारे में थी, लेकिन किसने सोचा था? तो होता है ना, होता है। तो क्या हो रहा है वो उसका अभ्यास करो। अभी शादी हुई तो बेटा होगा, बेटी होगी, वो आगे चलकर इंजीनियर होगी, ऐसी भविष्यवाणी मैं नहीं करता। बस शादी हुई है तो इनको बच्चा हो जाएगा, ये बोल सकता हूँ। ठीक है बाबू, आज आपने बहुत ही
बहुत दिलचस्प जानकारियां दी और शो को, क्योंकि अब तक कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि वोट अपमान करने के लिए और उससे खुशी मिलती है, इसको समझा दिया आपने, अच्छे से समझा दिया कि क्यों करना है। और फिर सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है कि 150 सीटें कम से कम, और ममता की और गलती इनको बढ़ा देगी, नहीं तो ममता ये तय कर चुकी कि वो 150 पे रोकेगी। यानी इस बार बीजेपी के लिए बहुत अच्छी भविष्यवाणी यहां से है। तो भाऊ आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल की तरफ से मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं कि आप इस चैनल के लिए जितना सहयोग और जितना गार्जियनशिप दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।